हाय एवरीवन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 35 है। आज के इस सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स को पढ़ेंगे। सुझाव है आप सभी को मेरा कि आप इस वीडियो डिस्कशन को, वीडियो फाइल को एक्सेस करने से पहले एक बार जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जरूर एक्सेस कर लें, उसको एक बार जरूर पढ़ लें। अपने आप से पहले हर एक चीज को देख लें, पैराग्राफ को भी ढंग से पढ़ लें, क्लोज टेस्ट को भी अटेम्प्ट करके देख लें, पैराजम्बल्स को भी करके देख लें, उसके बाद फिर सेशन को अटेंड करें। पहला सेगमेंट है पैराग्राफ का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। द एनवायरमेंट कंप्राइजेस का मतलब होता बना होना, शामिल होना। द एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑल द फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स and conditions influencing the existence or the development of an organism. Organism किसी जीव को कहा जा सकता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हर चीज का एक संगम है, फिजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का, जो किसी भी जीव के जीवन के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक होते हैं। कंप्राइज मतलब शामिल होना होता है। कंप्राइज अगर एक्टिव में यूज हो, नियम है ना, आप जानते होंगे, कंप्राइज वर्ब अगर एक्टिव में यूज हो तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, पर यही कंप्राइज वर्ब जब पैसिव में यूज होती है तो इसके बाद ऑफ लगाया जाता है, तब वो कंप्राइज्ड ऑफ हो जाती है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब औद्योगिकीकरण है। इनडिस्क्रिमिनेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि नेगेटिव होता है पर इंपॉर्टेंट होता है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, जब किसी काम को एक तरफ से किया जाए, बिना रोके, बिना प्लानिंग के जब किसी काम को किया जाए, जैसे भीड़ पर जब गोलियां बरसाई गई तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी गई, या लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया बिना देखे कि कोई महिला है या पुरुष है, जवान है या बच्चा है या बूढ़ा है, इनडिस्क्रिमिनेट लाठीचार्ज कर दिया। तो ये जो अंधाधुंध औद्योगिकीकरण हो रहा है ना, जहां देखिए वहां कोई फैक्ट्री लगी जा रही है, आप देखते होंगे ना, आपके घर के इर्द गिर्द हो सकता कोई फैक्ट्री लग जाए, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है कि फैक्ट्रीज का तो गांव से जो लोकेलिटीज होती हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं, उनसे दूर होनी चाहिए। मैन हैज क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ डिकेडेंस। डिके मतलब होता है कमजोर पड़ना, गर्त में जाना, चीजें जब सड़ जाती हैं ना तो डिके करती हैं। ये जो लगातार और अंधाधुंध तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इससे एक तरीके से सब कुछ नष्ट होता चला जा रहा है। ही हैज कॉन्टिन्यूसली टैम्पर्ड विद, कहीं लिख लीजिएगा, टैम्पर विद एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना, छेड़छाड़ करना। ठीक, टैम्पर के बाद विद जरूर आता है। इंसान ने लगातार नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। विच हैज रिजल्टेड इन, रिजल्ट के बाद इन आता है। जब भी कभी रिजल्ट को एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो उसके बाद इन आता है, जिसके चलते क्या हुआ, थ्रेट टू सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। आज ऐसी समस्या आ गई है कि मानवता ही खतरे में है। सस्टेनेंस का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि इंसान का ही इस प्लैनेट पे, इस धरती पर रह पाना मुश्किल होता जा रहा है। थ्रेट मतलब खतरा। सर थ्रेट के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है, ये कहीं लिख लीजिएगा। जो चीजें हानिकारक होती, नुकसानदायक होती, उन सब के लिए क्या लगता है, टू लगता है। सस्टेनेंस का मतलब एक तरीके से टिके रहना, बने रहना। Although attempts have been made to restore nature in its previous state of purity and serenity, यद्यपि समय समय पर ये प्रयास किए जाते हैं कि नेचर को रिस्टोर किया जा सके, फिर से उतना साफ सुथरा, हवा को उतना ताजा बनाया जा सके। The efforts have not been wholehearted, पर ये जो प्रयास है ये आधे अधूरे मन से होते हैं, पूरे मन से नहीं होते। अर्थ इज द होम वी ऑल शेयर, पृथ्वी ही वो घर है, वो जगह है जहां हम सब रहते हैं। एंड वुड पास ऑन टू आवर फ्यूचर जनरेशंस एज ए लेगेसी, और इसी घर को हम अपने भविष्य के लोगों को पास ऑन करेंगे, देंगे एज ए लेगेसी। लेगेसी मतलब विरासत, है ना। हम सब का घर क्या है, ये धरती है, और इसी घर को हम अपने भविष्य की जनरेशन को भी देंगे। बट इफ दे इनहेरिट, इनहेरिट मतलब होता है अपने पेरेंट्स से कुछ लेना,
आनुवांशिक के तौर पे, बट इफ दे इनहेरिट, दे आया फ्यूचर जनरेशन के लिए, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज की जो दुनिया है, अगर ये फ्यूचर की जनरेशन को मिलती है, दे वुड बी अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स, तब तो उनके लिए खुद को जीवित रख पाना, सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अभी और पैराग्राफ है। मैन हैज स्टेडीली, स्टेडीली मतलब धीमे धीमे, लगातार, इम्प्रूव द टेक्नोलॉजीज एंड अदर मीन्स necessary for higher production of wealth and for the availability of devices that could give more physical and mental pleasures। इसका मतलब है इंसान ने लगातार टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है और साधनों को बेहतर बनाया है, जिससे धन का उत्पादन ज्यादा हो सके और वो साधन, डिवाइसेस मतलब साधन, उपलब्ध हो सकें जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शारीरिक और मानसिक सुख दे सकते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्थिक नहीं, औद्योगिक क्रांति, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, औद्योगिक क्रांति, लेड टू अ ड्रास्टिक एस्केलेशन ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसा हुआ, उद्योगों के बहुत तेजी से लगने से जो पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर था वो एकदम से एस्केलेट कर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैन एक्सप्लॉयटेड नेचर फॉर हिज बेनिफिट, एक्सप्लॉयट मतलब होता शोषण करना, इंसान ने इसी पर्यावरण का, नेचर का, प्रकृति का अपने फायदे के लिए शोषण किया, विदाउट एनी फोरसाइट, बिना दूरदर्शिता के, भविष्य का कुछ सोचा ही नहीं, कितना शोषण करेंगे तो क्या होगा। एज टू वॉट द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस मतलब नुकसान जिसको कह सकते हैं, साइड इफेक्ट जिसको कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कह सकते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या दुष्परिणाम होंगे उसके एक्शंस के, उसकी गतिविधियों के। इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो अंधाधुंध औद्योगिकीकरण है, रिजल्टेड इन अर्बन माइग्रेशन, इससे क्या हुआ, अर्बन माइग्रेशन हो गया। अर्बन माइग्रेशन मतलब शहरों में एकदम से भीड़ जमा हो गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो शहर में लगेंगी ना, तो रोजगार भी शहर में होगा, तो एकदम से लोग शहर की तरफ भाग गए। और यही लिखा, एज द रूरल पुअर सेटल्ड इन सिटीज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की तलाश में, इन सर्च ऑफ एक फ्रेज होती है, की तलाश में। अब समझिए, आफत यह है कि शहर में ऑलरेडी पॉपुलेशन क्राइसिस था, शहर में वैसे भी लोग ज्यादा ही रहते हैं, तो ऑलरेडी वहां पर पॉपुलेशन क्राइसिस होता है। कुड नॉट अकोमोडेट द माइग्रेंट्स, वो माइग्रेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सके, मतलब माइग्रेंट्स को रहने की जगह नहीं दे सके, शहर में जगह वैसे ही कम है, ऐसे में भीड़ आएगी तो कहाँ रह सकती है। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, इसी के चक्के झुग्गड़ झोपड़ियां बन गई, है ना, झुग्गड़ झोपड़ियां जो होती हैं, झोपड़पट्टियां जो होती हैं, वो सब बन गई। दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फ्यूचर डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और इससे जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन पे और दबाव बन गया और पर्यावरण को और नुकसान हुआ। अभी हवा शहर की और गंदी हो गई है ना। आइए क्वेश्चंस को करते हैं। A state of decadence came about because, ये नुकसान वाली स्थिति क्यों आई, बर्बादी वाली स्थिति क्यों आई, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स की वजह से नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स की तो बात ही नहीं हुई, तबाही की, ये हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन किया गया है, या यूं कहिए शोषण किया गया उसकी वजह से। नंबर 2, व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, फ्यूचर जनरेशन के लिए इस धरती पर जीवन यापन करना क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि सब तो गंदा है ना, सब तो यहाँ पर शोषित है, बहुत गंदा है। बिकॉज दे वुड इनहेरिट एन ओवर एक्सप्लॉयटेड एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग की बात खास तौर पे खुल के नहीं की गई है, टेक्नोलॉजी पे रिलाय होंगे नहीं, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि क्वेश्चन में पूछा ही गया कि सस्टेन करना मुश्किल क्यों होगा, तो इस वजह से मुश्किल होगा। इम्प्लीकेशन, दुष्परिणाम को कहते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होगा। रॉन्ग डूइंग्स तो करतूतों को कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस। थीम क्या है पैसेज की, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे पर्यावरण तबाह हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कैसे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, क्राइसिस फेस बाय मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारी ही बातों पे चर्चा की है ना पैसेज ने, कैसे पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही, प्रदूषण हो रहा है ना, आज के लोगों को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, सबकी बात होगी है। नंबर 5, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ है, ओवर पॉपुलेशन तो नहीं हुई है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन से जनसंख्या तो ना बढ़ गई है, ओवर क्राउडिंग हुई अलग बात है। जनसंख्या बढ़ना और एक जगह पर जनसंख्या जमा होना का अंतर है सर। पॉपुलेशन बढ़ती मतलब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गए, और ओवर क्राउडिंग का मतलब है एक जगह पे ज्यादा लोग जमा हो गए, तो क्राउडिंग बढ़ी है सर। माइग्रेशन हुआ लोगों का शहरों की तरफ, डी ऑप्शन हो जाएगा। बी भी सही है, सी भी सही है, बोथ बी है सी। अगला सेगमेंट है क्लोज टेस्ट का। आइए जानते हैं कि आज की क्लास में कौन सा क्लोज टेस्ट है। पढ़िए, आज की क्लास में एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है 5 ही क्वेश्चंस का। इसे लेकिन मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वर्ड्स हैं। पढ़िए, द सुप्रीम कोर्ट विल सून प्रोनाउंस इट्स, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी प्रोनाउंस करेगा, घोषणा करेगा, देगा, सुनाएगा। क्या सुनाएगा सर? अपना फैसला सुनाएगा। और क्या सुनाएगा? कोर्ट क्या करता है? अपना फैसला सुनाता है, ऑब्जर्वेशन नहीं सुनाता। ऑब्जर्वेशन किया जाता, सुनाया नहीं जाता। जुरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्र को कहते हैं। न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि इस मामले में आप फैसला दे सकते हैं, इस मामले में आप फैसला नहीं दे सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र का यह भी मतलब होता है कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, अब हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जो है उत्तराखंड का कोई मामला हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरी इंडिया पे अप्लाई होगा, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का जो जुरिस्डिक्शन है वो लखनऊ पे क्यों अप्लाई होगा? समझ रहे हैं आप? तो एक न्यायिक क्षेत्र और दूसरा कि आप इस मामले पे फैसला दे सकते हो, उस मामले पे फैसला नहीं दे सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकता कि कोर्ट चाहे कि हम कानून बना दें। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, तो ये उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ठीक, फैसला के लिए या तो डिसीजन बना है या तो वर्डिक्ट बना है, ये दोनों ही हो सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि आप वर्डिक्ट लगाइए। क्यों? क्योंकि जो डेडिकेटेड वर्ड है ना सर, फैसला तो आप जो फैसला करेंगे वो भी डिसीजन होगा, मैं जो फैसला करूंगा वो भी डिसीजन होगा। तो फिर हमारा डिसीजन कोर्ट का डिसीजन अलग कैसे हुआ? सुनो, हम अपने डिसीजन को डिसीजन बोलते हैं, कोर्ट के डिसीजन को डेडिकेटेड तरीके से वर्डिक्ट कहते हैं। कोर्ट का जो डिसीजन है उसका जो खास शब्द है उसको हम कहते हैं क्या? वर्डिक्ट बोलते हैं। ठीक, ongoing tussle between the center and democratically elected अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, ये जो बवाल कटा है केंद्र सरकार और लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। एक्चुअली ये मामला है ना दिल्ली का, दिल्ली में लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है। वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के एलजी साहब बदलते रहते हैं, तो इस बात पे लड़ाई होती रहती कि कौन ज्यादा पावरफुल है, एक्चुअल पावर किसके हाथों में लाई करती है। तो वही लड़ाई, उस लड़ाई को आप टसल कहेंगे। ऑल्टरकेशन मतलब तेरी ऐसी तैसी, तब तेरी एक ऐसी तैसी, ये तू मैं कहते हैं। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है सर? तू मैं, तो वो नहीं है, गाली गलौज नहीं। मैजेंटा एक कलर को बोलते हैं। कन्फ्रंटेशन टकराव को कहते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशन है। टसल होगा, क्या होगा? टसल होगा। ठीक, टसल होगा। और इस मामले पर जंग छिड़ी हुई है ना, तो ऑन लगाइए मामले पर, इलेक्टेड लगाइए कि कौन वास्तव में पावर रखता है। सर आपके पास पावर है तो आप पावर को होल्ड नहीं करते, कैप्साइज नहीं करते, मसल भी नहीं करते। मसल एक नेगेटिव वर्ड है सर। आप जब मसल करते हैं तो एक तरीके से ना, जैसे आप अपनी बॉडी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो मसल नहीं करते। पावर को हमेशा वील्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? वील्ड किया जाता है। याद रखिए, जो पेंट वाला ब्रश होता है ना, उस ब्रश को चलाना उसे वील्ड करना कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपको कोड़ा चाबुक मिला है, सत्ता मिली हुई है, पावर मिली, उस पावर को भी आप क्या करते हैं? वील्ड करते हैं। याद रखिएगा सर। एंड गवर्न द नेशनल कैपिटल, जिसको ये अधिकार है कि वो शासक होगा और शासन करेगा, वील्ड करेगा पावर को हमेशा वील्ड ही किया जाता है, याद रखिए। कैप्साइज नाव का पलटना, कैप्साइज की क्या हिंदी है? नाव पलटना, कैप्साइज करना कहा जाता है। तो पहले में आपको वर्डिक्ट लगाना है, फिर जो टकराव है उसको टसल बोलते हैं। ठीक, और
पावर को व्हील करते हैं। आप गौर से देखिए, मुझे तो लगता है कि 5 में से 4 जगह आपने सीखा ही है। वर्डिक्ट को सीखा, जुरिसडिक्शन को सीखा आपने, टसल को सीखा, व्हील्ड को सीखा, कैप्साइज का मीनिंग जाने। तो इस वजह से मुझे ये क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा लगा कि भले ही छोटा सा है पर इसमें बहुत कुछ देने को है आपको, लर्निंग मैसेज बहुत सारा है, इसलिए मैंने इस क्लोज टेस्ट को रख लिया। पैराजम्बल्स पढ़ दीजिए। पहला पैराजम्बल क्या होगा, पढ़िए। द वर्ल्ड लीडर्स, सब्जेक्ट हो गया ये, अब आगे वर्ब लगाओ। नंबर 1 हो गया ना, वर्ल्ड लीडर, सब्जेक्ट हो गया, वो वर्ब लगाओ। ना ये वर्ब, ना ये वर्ब, ना ये वर्ब, ये देखिए वर्ब है, बस आर वाला आंसर हो जाएगा। लो, मिल गया ना। द वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड इन द पीस कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर के नेता किसी पीस कॉन्फ्रेंस में, शांति वार्ता में इकट्ठा हुए होंगे। वर यूनानिमस, इस बात को लेकर वो एकजुट थे। इन वॉइसिंग देयर फियर्स, अपनी चिंताओं को उन्होंने व्यक्त किया। कैसे चिंता है, दैट, चिंताएं क्या थी, दैट डेस्पोटिक रिजीम, डेस्पोटिक रिजीम का मतलब होता है तानाशाही शासन, रिजीम मतलब शासन, दमनकारी शासन, डेस्पोटिक मतलब दमनकारी, तानाशाही, कि जो दमनकारी शासन है वो क्या करता है, वो अपना भरसक प्रयास करता है। विल ट्राई टू गेट ओवर का मतलब होता है निजात पाना, बाहर निकलना। इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, सेंस मतलब भाव, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, सेंस मतलब भाव, पैल्पेबल मतलब होता है जो चीज नजर आ रही, दिख रही है, स्पष्ट। क्या होता है कि जो तानाशाह आदमी होता है वो शोषण बहुत ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा डर लगा रहता है, कब इस देश के लोग, इस राज्य के लोग मुझे भगा दें। तो लगातार इन पे अत्याचार करते रहो, लगातार इनका शोषण करते रहो। वो डरता रहता है ना, लोगों से डरता रहता है कि ये हमको भगा देंगे, तो इनको ही मारते रहो, लगातार चाबुक चलाते रहो, इनको कोई शिक्षा ना दो, इनको कोई ज्ञान ना दो, इनको पनपने ना दो। अगर ये पनप गए, दिमागी हो गए, ज्ञानी हो गए, तो ये साले हमको खा जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता है, सत्ता ऐसी ही तो होती है। तो वो अपने इस पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से बाहर आना चाहते हैं। बाहर कैसे आते हैं? आरपीएस क्यू, बाय अनलीशिंग थ्रू देयर वॉयलेंस दैट मे कम, वॉयलेंस, हिंसा, अनलीश का मतलब होता है चाबुक चला देना, कोड़ा मारना, एक तरीके से प्रताड़ित करना, दंड देना। समझ रहे हैं? तो प्रताड़ित करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी कर सकते हैं वो, दैट मे कम इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ऐसी भी हिंसा हो सकती है कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे। नंबर 2, वेनिस इज ए स्ट्रेंज सिटी, वेनिस एक अजीबो गरीब शहर है। अच्छा, देर आर अबाउट, ठीक, आइलैंड्स ऑफ वेनिस, देर आर नो मोटर कार्स, ठीक है, ये हो सकता है। दीज स्मॉल आइलैंड्स, ये नहीं होगा, आर नहीं होगा। इट इज नॉट वन आइलैंड, ये होगा सर। इट किसके लिए, वेनिस के लिए आ गया। बस शुरुआत तो उसी से करी ना जिसकी बात वहां की गई, ऐसे शुरू करी, ये आंसर हो गया। इट इज नॉट वन आइलैंड, ये एक आइलैंड नहीं बट ऑफ 100 आइलैंड्स। वेनिस एक अजीबो गरीब शहर है, फिर बताया जा रहा है ये एक आइलैंड नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे 100 के आसपास, 100 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। एस के बाद आर, दीज स्मॉल आइलैंड, वो लो, हो गया। 100 आइलैंड्स की बात की गई, और ये देखिए यही स्मॉल आइलैंड्स, यही छोटे छोटे आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, ये एक दूसरे के बहुत करीब है। एस के बाद आर हो गया। फिर 400 के आसपास ब्रिज हैं इन्हीं आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए, यही आइलैंड जो एक दूसरे के बहुत करीब है ना, इन्हीं आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए 400 के आसपास ब्रिजेस हैं। पी के बाद क्यों, वहां कोई मोटर कार्स नहीं है, हॉर्सेस भी नहीं, बसेस भी नहीं। कहां पर, वेनिस में। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर सड़कें ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, क्यू और एस का क्यू और नंबर 6 कितना बढ़िया पेयर है? मोटर कारें नहीं है, हॉर्सेस नहीं है, बसेस नहीं है, सब नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर गलियां ही नहीं है, गलियां ही नहीं है। तो एस आर पी क्यू हो गया। नंबर 3 पे आ जाइए। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इज द बाइसिकल। The commonest form of non-motorized transport is the bicycle. सबसे जो कॉमन फॉर्म है नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की, वो क्या है, बाइसिकल। भाई मोटर तो होती नहीं बाइसिकल में, पैरों से चलाना आप होता है, उसको पेडल करना होता है। सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, ये है।
एस से शुरू कर सकते हैं, क्यू से शुरू कर सकते हैं, क्यू से शुरू करेंगे, क्यू के बाद फिर आर, नहीं, क्यू के बाद पी का कॉम्बिनेशन तो बनता है, बाकी नहीं बनता। एस से शुरू करिए। द बाइसिकल इज अ वेरी सिंपल मशीन टू यूज, ठीक। पी सिंपल मशीन है यूज करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत सरल है यूज करना है। कैसे यूज करना? ऑल वन हैज टू डू इज टू हॉप ऑन टू इट, कि चढ़ के बैठ लेना है उस पर और पेडल चला देना है, पेडल मार देना, पेडल ऑफ करना है। सिंपल है यूज करना। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उस पर बैठो और पेडल चलाओ, एसपी। इसके साथ ही साथ जो ट्यूब्स और टायर्स होते हैं, मेंटेनेंस भी ना के बराबर होती। आर हो गया, क्यू है ना। बहुत ही थोड़ा सा समय लगता है किसी भी व्यक्ति को इसे मास्टर करने के लिए, इसीलिए दुनिया भर के में करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो बाइसिकल चलाते हैं। भाई इतना इजी है उसे यूज करना, तभी दुनिया भर के लोग उसे चलाते हैं। डी लास्ट देखिए, पुअर स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज व्हाट अलाउज मॉस्किटोज टू फ्लरिश थ्रू आउट इंडिया। ये जो पब्लिक हेल्थ का बहुत ही खराब स्थिति है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई विचार ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं, इसीलिए पूरे देश भर में मॉस्किटोज हैं, ठीक। पी से शुरू कर सकते हैं। एस और क्यू का पेयर मुझे लगता है। व्हाट इज नीडेड, आवश्यकता है सस्टेन्ड एफर्ट की, टू कर्ब द मॉस्किटो मेनेस, कि मॉस्किटो मेनेस, ये जो आफत है मच्छर वाली, इससे निजात पाई जा सके। जब सस्टेन्ड मिल के प्रयास करेंगे तभी इससे निजात पा सकते हैं, तभी इससे निजात पा सकते हैं। और इसे किया कैसे जा सकता है? इसे किया जा सकता है जब सारी लोकल कमिटीज अपने कंधे मिला करके काम करें, या पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील। पुट योर शोल्डर टू द व्हील का मतलब होता है कंधे से पहिए को उठाना, जैसे कर्ण ने किया था रथ को उठाने के लिए, पूरी ताकत झोंक दें, ये हो जाएगा। एस और क्यू हो सकता है। एडहॉक मेजर्स, आर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, एडहॉक मतलब इमरजेंसी मेजर्स जो हैं उससे ना के बराबर कुछ हो पाता है। तो दे कैन स्प्रेड, ये सब फैलाते हैं वो। पी से स्टार्ट करिए सर, मॉस्किटोस की बात हो रही तो मॉस्किटो से शुरू करिए। पी के बाद फिर आर लगा दीजिए, ये सब फैलाते हैं। जो एडहॉक मेजर्स हैं उससे कुछ खास नहीं हो पाता है, ठीक। आवश्यकता एस और क्यू का पेयर भी है, ठीक। एस और क्यू एक साथ आ जाएंगे, ठीक। हाँ, पी आर एस क्यू, ऑप्शन नंबर बी। A Kashmiri village chief became friendly with another man of his village. एक कश्मीर के किसी गांव का हेड होता है, यानी प्रधान होता है, वो अपने ही उसी गांव के किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत फ्रेंडली हो जाता है, उसका दोस्त हो जाता है। दोस्त होने के बाद जो है पढ़िए क्यू से स्टार्ट करिए। धीमे धीमे क्या होता है, जब दोस्त बनेगा तो वो अपने बारे में बहुत कुछ उसको बता देता है। टू मच ऑफ हिज प्राइवेट अफेयर्स, क्यू के बाद पी लगाइए। बता देता है, बाद में कुछ समय के बाद वो पता चलता है कि बहुत लालची होता है, इतना लालची होता है कि वो ये तय करता है कि वो अब उससे दूरी बनाएगा, सेंड अवे कर देगा उसको। भाई कोई लालची व्यक्ति है आपके गले पड़ गया तो आप बचेंगे ना, क्यू पी एस आर। ये कहना तो आसान था कि वो उससे अब अलग हो जाएगा, दूरी बना लेगा, लेकिन करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। इसलिए एस आर, ही डिड नॉट विश टू मेक द फेलो हिज एनिमी। वो ये भी चाह रहा था कि वो अपने दोस्त को अपना दुश्मन ना बना ले, दोस्त ही रहे, दुश्मन ना हो जाए। उसकी ये भी एक इच्छा थी कि दोस्त ही रहे, दुश्मन ना हो जाए, ये भी उसकी इच्छा थी। एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ प्लान, अंततः उसने एक योजना बनाई, क्यूपी एस आर। ओके बॉस, इसी के साथ सेशन ओवर हो जाता है। अपना फीडबैक जरूर देते रहा करें कि कैसा लगता है आपको, कैसा सीखते हैं आप सभी लोग। थैंक यू बॉस, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव।